लोग सोचते हैं चुनाव नारों से जीते जाते हैं या शायद रैलियों की भीड़ से। असल में ये एक विज्ञान है, डेटा, रणनीति और सबसे जरूरी जमीन की हकीकत को समझने का विज्ञान। आइए आज इसी विज्ञान को समझते हैं उत्तराखंड की विकासनगर सीट की एक फॉरेंसिक केस स्टडी के जरिए। चलिए आपको ले चलते हैं हिमालय की तलहटी में, विकासनगर। बाहर से देखें तो पहाड़ है, खूबसूरती है, लेकिन इन पहाड़ों के पीछे लोगों की अपनी लड़ाइयां हैं, अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद है। तो एक बात याद रखिएगा, आज हम जो भी आंकड़े देखेंगे ना, उन सब के पीछे असली इंसान हैं, उनके परिवार हैं और उनकी उम्मीदें। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल 6 हिस्सों में चलेगी। पहले हम जमीन की कहानी समझेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं। इसके बाद एक स्विंग सीट की बनावट को जानेंगे, शासन के लिए एक खाका देखेंगे और आखिर में राजनीति से पॉलिसी तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस मिट्टी को समझते हैं जिस पर ये सारी राजनीति होती है। किसी भी चुनावी डेटा में गोता लगाने से पहले वहां के लोगों को, उनकी मुश्किलों को समझना बेहद जरूरी है। यह है विकासनगर, देहरादून जिले की एक बहुत ही अहम पहाड़ी विधानसभा सीट। यहां मुकाबला आप कह सकते हैं हमेशा ही बहुत कड़ा रहता है और यहां का जो सामाजिक और आर्थिक ताना बाना है वो इसे बहुत ही खास बना देता है। देखिए, यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था या तो खेती पर टिकी है या फिर टूरिज्म पर। आबादी का ताना बाना देखें तो लगभग 12 से 13% अनुसूचित जाति और करीब 9% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। अब दिलचस्प बात देखिए, यहाँ लिटरेसी रेट तो 82% है, जो काफी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्या है? युवाओं का पलायन। मतलब पढ़े लिखे नौजवानों को अपने ही घर में कोई भविष्य नहीं दिख रहा, और यही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाता है। और जब आप लोगों से सीधे बात करते हैं तो ये 5 शिकायतें बार बार सामने आती हैं। जंगली जानवर फसलें बर्बाद कर देते हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, सड़कें और बसें खराब हैं, पानी और सिंचाई की अपनी अलग दिक्कतें हैं, और अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी एक चुनौती है। यही वो असल मुद्दे हैं जो यहाँ की राजनीति को चलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो रोज की परेशानियां हैं, ये जो रोज का संघर्ष है, ये वोट में कैसे तब्दील होता है। चलिए अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं वो क्या कहानी कह रहे हैं। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो झूठ नहीं बोलते। ये वो नंबर्स हैं जो विकासनगर की राजनीतिक सच्चाई को एकदम साफ साफ हमारे सामने रख देंगे। 2022 का नतीजा देखिए। बीजेपी को मिले 50.04% वोट, कांग्रेस को 43.67% और बाकी सब सिर्फ 6.29% पर सिमट गए। तस्वीर एकदम साफ है, ये सीधी लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों के बीच है। 5193, बस इतने से वोटों ने 2022 में हार और जीत का फैसला कर दिया। बीजेपी की जीत का अंतर यही था। ये नंबर हमें बार बार बताता है कि ऐसी सीटों पर एक एक वोट कितना कीमती है, कितना। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। 2017 में 70.2% लोगों ने वोट डाला। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 75.5% हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, वो वोट डालने निकल रहे हैं, और ऐसे में जो पार्टी अपने वोटर को घर से निकालकर बूथ तक ले आती है, जीत उसी की होती है। और ये टेबल, ये तो पिछले 20 साल की पूरी कहानी है। 2002 में कांग्रेस सिर्फ 58 वोटों से जीती थी। सोचिए, उसके बाद से सत्ता कभी बीजेपी के हाथ तो कभी कांग्रेस के हाथ। जीत का अंतर भी ऊपर नीचे होता रहा है। ये एक क्लासिक स्विंग सीट का पैटर्न है, यहां कुछ भी तय नहीं होता। तो अब तक हमने जमीनी हकीकत समझी और चुनावी आंकड़े भी देखें। चलिए अब इन दोनों को जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्विंग सीट की बनावट असल में कैसी होती है। ये टाइमलाइन उस पैटर्न को और भी साफ कर देती है। सत्ता एक पाले से दूसरे पाले में जाती रही है। हाँ, पिछले 2 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, लेकिन जीत का अंतर घटा है। ये साफ इशारा है कि यहाँ का वोटर किसी को भी हल्के में नहीं लेता। अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो आपको अगले चुनाव में सजा देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। और यही एक स्विंग सीट का असली मतलब है। यहाँ चुनाव किसी एक नेता की लोकप्रियता से नहीं जीता जाता। यहाँ जीत होती है बेहतर सिस्टम से, सटीक रणनीति से और अपने हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की ताकत से। देखिए, हम रणनीति की, सिस्टम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र की नींव हर एक व्यक्ति के सम्मान पर टिकी है और उनका हक है कि उनकी बात सुनी जाए।
ये सब कुछ, ये पूरा विश्लेषण, ये पूरी रणनीति, इसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं है। इसका मकसद है लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें हल करना। तो फिर सवाल ये है कि जब मुकाबला इतना कड़ा हो, इतना नजदीकी हो, तो कोई भी कैंपेन वो छोटी सी निर्णायक बढ़त कैसे हासिल कर सकता है? जवाब है ठोस, एक व्यवस्थित योजना में। तो अब हम एक ऐसी ही रणनीतिक रूपरेखा पर बात करेंगे, एक ऐसा खाका जो बताता है कि इतने मुश्किल मुकाबले में चुनाव को एक सिस्टम के तहत एक तरीके से कैसे जीता जा सकता है। इसे हम 4 मोर्चों वाली रणनीति या चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये एक बहुत ही व्यापक योजना है जिसमें 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ काम किया जाता है: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन। मकसद, ताकि जमीन पर इसका असर सबसे ज्यादा हो। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी, यानी हर एक बूथ का माइक्रो मैनेजमेंट। दूसरा, संगठनात्मक, मतलब जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम। तीसरा, नैरेटिव, यानी जनता के दिल को छूने वाली, भरोसे वाली कहानी। और चौथा स्तंभ है संसाधन, मतलब इन सब कामों को करने के लिए जरूरी पैसा और टेक्नोलॉजी। किसी भी रणनीति को बनाने से पहले उम्मीदवार का स्वॉट विश्लेषण बहुत जरूरी है। या उम्मीदवार की ताकत क्या है? वो अनुभवी हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, छवि साफ है। लेकिन कमजोरी भी है। हाल की हार बताती है कि शायद हवा उनके खिलाफ है और वोट शेयर भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। एक अच्छी रणनीति हमेशा ताकत पर खेलती है और कमजोरी को दूर करने का रास्ता निकालती है। अब सोचिए, चुनाव से 90 दिन पहले घर घर सर्वे शुरू हो जाते हैं। 60 दिन बचे, अब रैलियों और छोटी छोटी बुकलेट की बारी। 30 दिन पहले कैंपेन अब अपने पीक पर है और आखिरी के 15 दिन बस एक ही काम, हर समर्थक को बूथ तक पहुंचाना। ये एक घड़ी की सुई की तरह काम करने वाला प्लान होता है। हाँ, आज के दौर में कैंपेन में डेटा का इस्तेमाल होता है, जरूर होता है। लेकिन एक बात साफ होनी चाहिए, भारत के डीबीडीपी फ्रेमवर्क के तहत वोटर की सहमति और उनकी प्राइवेसी सबसे ऊपर है। आप किसी की भी जानकारी का इस्तेमाल उनकी इजाजत के बिना नहीं कर सकते। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। आखिर चुनाव जीतने का असली मकसद क्या है? सिर्फ कुर्सी पाना? नहीं, मकसद है असरदार शासन देना। यही असली इम्तिहान है। क्या चुनावी वादे सिर्फ कागज पर रह जाते हैं या जमीन पर उतरते हैं? अगर आपने किसानों से वादा किया कि उनकी फसल बचाएंगे, तो फिर खेतों में बाढ़ लगनी चाहिए। अगर आपने युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया, तो फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलने चाहिए। राजनीति का असली मकसद कुर्सी नहीं, बल्कि नीतिगत बदलाव होना चाहिए। याद रखिए, चुनाव प्रचार तो वोटिंग वाले दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जनता का भरोसा जीतने और उसे बनाए रखने का असली काम अगले दिन से शुरू होता है, और वो काम पूरे 5 साल चलता है। तो हमने डेटा देखा, रणनीति को समझा, टेक्नोलॉजी की बात की, पर इन सब के बीच क्या जीतने और शासन करने की सबसे बड़ी रणनीति, सबसे असरदार रणनीति सिर्फ एक ही है? अच्छा शासन। इस पे जरूर सोचिएगा।